हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग आपकी सारी वो चीजें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके पास थे। लगभग हम इस वीडियो में, इस चैप्टर के वीडियोस में हम वो सारे डाउट के क्लियर करना चाहेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के हिसाब से आपके पास जो भी डाउट्स पड़े होंगे। ठीक है, और हम इस सिलेबस में उन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कवर करने की जो कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th के या बिहार बोर्ड से या क्लास 10th की हर क्लास में वो चीजें पूछी जाती हैं, वो चीजें एनसीईआरटी के थ्रू इस सिलेबस में रखी गई हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस हम पूरा कवर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम लिख लीजिए जो कि हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ताकि बच्चे जो भी इस साल 10th के बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नॉलेज को प्राप्त करें और बोर्ड में अच्छे से नंबर को गेन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ही जो सेकंड चैप्टर है उसका हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो हमारा पहला टॉपिक रहेगा अम्ल। क्या रहेगा? अम्ल यानी एसिड। ठीक है, अम्ल यानी एसिड। ठीक है, तो अम्ल आपने जरूर इसके पहले कभी ना कभी छोटे क्लास में या 8th में या 6th में या 7th की क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि एसिड या अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, तो अम्ल को अगर सामान्य भाषा में अम्ल की परिभाषा बताई जाए तो क्या होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है? स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जितने स्वाद खट्टे वाले जितने भी पदार्थ हमारे इस नेचर में मौजूद होंगे या हमारे आसपास मौजूद होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन पदार्थों को जिनके स्वाद खट्टे होंगे। ठीक है, उनको हम सीधे कह देंगे ये तो अम्ल। जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा नींबू का स्वाद, संतरे का स्वाद, सिरके हो, ये सभी चीजें जो होती हैं उनके स्वाद आपको कुछ खट्टापन लगता है। ठीक है, तो जितने अचार हो गया ये सभी चीजें होती हैं। जैसे हमको आम जो खट्टा लगता है, कच्चा आम होता है, तो ठीक है, तो जितनी भी चीजें पदार्थ होते हैं वो सभी जिनका स्वाद खट्टा होता है उनको हम अम्ल नॉर्मल भाषा में कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल डिफिनेशन है कि अम्ल को हम अगर डिस्क्राइब करना हो तो सीधे कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब बात किया जाए, ठीक है, अगर हम कहें कि एसिड जो ये शब्द आया है ये आया कहां से था? ठीक है, ये शब्द जो है एसिड ये आया कहां से था? ठीक है, आया कहां से? क्योंकि आपने अब अम्ल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अम्ल के बारे में पढ़ लिया तो अब आप जानेंगे कि एसिड कहां से आया। ठीक है, तो एसिड जो शब्द की जो ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई, वो एसिडस से हुई। किससे हुई? एसिडस से हुई। ठीक है, एसिडस। ठीक है, एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई, अम्ल की उत्पत्ति हुई, वो एसिडस से हुई जिसका मतलब होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है खट्टा पदार्थ या वस्तु जिसका या स्वाद जिसका खट्टा हो। ठीक है, ये सीधे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, इसी वजह से हम लोग कह देते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ गया। अब ये तो हमारी सारी चीजें थी, वो जनरल इंफॉर्मेशन था, सामान्य जानकारी थी एसिड के बारे में। ठीक है, अगर हम एसिड का एक कुछ अच्छा सा परिभाषा बताएं, अच्छी सी डिफिनीशन बताएं, तो वो अच्छा सा डिफिनीशन क्या निकल के आ सकता है? ठीक है, अच्छा सा डिफिनीशन ये निकल के आता है कि ऐसे पदार्थ जिनका अगर जलीय विलयन कराया जाए या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देने का मतलब है हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका अगर हम जलीय विलयन करें तो H+ आयन देंगे यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, या हम सीधे भाषा में कह सकते हैं प्रोटॉन देंगे। ठीक है, सीधे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रोटॉन देंगे, यानी वे पदार्थ एसिड कहलाएंगे कि अगर वे जलीय विलयन में क्या करेंगे? ज्यादा से क्या करेंगे? हमारा हाइड्रोजन आयन त्याग करेंगे। हाइड्रोजन आयन त्याग करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन त्याग करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन त्याग करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H+
या इसको प्रोटॉन का भी त्याग करेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन या प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन का त्याग, प्रोटॉन का त्याग करेंगे, तो वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। यानी अगर उनका जलीय विलयन किया रह जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं या त्याग करते हैं हाइड्रोजन आयन को या H+ को, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा दिया किसके थ्रू दिया गया था, तो ये इसने दिया था, ये जो डिफिनीशन है ये किसने दिया था, तो आरेनियस ने, आरेनियस ने दिया था, ठीक है, आरेनियस ने दिया था, ठीक है, आरेनियस ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या ये डिफिनेशन हमारा दिया था कि हाँ वे पदार्थ होंगे जो H+ आयन देंगे वही हमारा क्या करेंगे, हमारे अम्ल कहला देंगे, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ अम्ल के एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, चाहे इसी में हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें HCl, ठीक है, HCl, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि यहां पे जरूर अब जितने भी अम्ल होंगे वो जरूर न जरूर हाइड्रोजन को कंटेन किए होंगे, हाइड्रोजन को वो रखते होंगे। जितने भी आप अभी एग्जांपल में आपको एसिड दिखाया जाएगा, एग्जांपल लिखा जाएगा, तो आप देखेंगे उसमें जरूर कहीं ना कहीं H सम्मिलित होगा ही होगा, और कुछ रहे या ना रहे H तो जरूर रहेगा उसमें। जैसे ये पहला अगर एग्जांपल देखें, हमारा क्या है, HCl, HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि क्या है, H है, ठीक है। अगर हम इसका वो अपघटन हो, टूटे, तो ये क्या हो जाएगा, H+ और Cl-। तो देखिए ये टूट जाएगा, टूटा, H+ आयन दिया ना, इस वजह से ये भी हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे H2SO4, H2SO4, H2SO4 को देखिए, H2SO4 भी हमारा क्या है, एक तरह का अम्ल है, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक और चीज कमेंट में करिएगा कि इसको हम सामान्य नेम से किस नेम से जानते हैं, सामान्य नाम इसका अगर जनरल नेम पूछा जाए तो H2SO4 को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हो गया, उसके अलावा भी और भी सारे होते हैं, HNO3 भी होता है हमारा, नाइट्रिक अम्ल, ये भी हमारा नाइट्रिक एसिड, ये भी एक तरह का अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ये बहुत सारे हमारे एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल फिलहाल लिख लीजिए और ये उतार लीजिए, फिर हम आगे मिटा के दूसरा कुछ इसके बारे में, एसिड के बारे में और पढ़ते हैं। अब हम बात करें, अभी हमने कहा कि जो अम्ल होते हैं H+ आयन देंगे, ठीक है। तो ये जो H+ आयन होते हैं ये कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे, ये उस जलीय विलयन में जल के एक मॉलिक्यूल के साथ, एक अणु के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे H+ था, उस जलीय विलयन में किसी भी एसिड से वो H+ आयन निकला, और जब H+ आयन निकला तो वो हाइड्रोजन के मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ वो क्या हो गया, जुड़ गया, और जब जुड़ा तो क्या बनाया, देखिए H3O पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोनियम आयन। यानी कभी भी जो H+ आयन निकलेगा किसी भी एसिड से जब जलीय विलयन कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्वतंत्र नहीं रहेगा, ये किसी न किसी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे जलीय विलयन कराते हैं तो ये जल के एक मॉलिक्यूल, एक अणु के साथ वो जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन फटाक से जल्दी से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा H+ कभी भी स्वतंत्र रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, वो उस जलीय विलयन में किसी भी हाइड्रोजन के, वाटर के एक मॉलिक्यूल, एक अणु से जुड़ के हाइड्रोनियम बना लेगा, ठीक है। यानी अब हमने देख लिया कि जो अम्ल थे उनका स्वाद जनरल में, कि उनका अम्ल वे पदार्थ थे जिनका स्वाद खट्टा था,
ठीक है, अम्ल कहलाए। अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? एसिडट से, जिसका स्वाद ही, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, तो वहां से हमने बता दिया। आर्यनियस सिद्धांत के अनुसार हमने बता दिया कि जब भी किसी पदार्थ का जलीय विलयन कराया जाता है तो वो पदार्थ अगर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन त्याग देगा या प्रोटॉन त्याग देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो H+ आयन होता है वो कभी भी उस जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रहता है, वो किसके साथ जुड़ता है? वाटर के, जल के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O+ देते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये भी अगर बुक में लिख सकते हैं, लिख दे तो कोई गलती, कॉपी में लिख दें तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि उस अम्लों की पहचान क्या होती है, तो कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेटर यानी सूचक हम लॉस जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, सूचक टॉपिक है, लेकिन हम उसके पहले ये भी कह देते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारी डिफिनेशन देख लिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। वे जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल ही होते हैं। या वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन कराया जाता है तो वो H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन त्यागते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये तमाम सारी परिभाषाएं हैं। उसके अलावा आपने एग्जांपल भी देख लिया, H2SO4, HCl, HNO3, ये बहुत सारे हैं और भी हम इसको लिखेंगे बाद में। तो ठीक है, तो इतने एसिड हो गए। अब हम पढ़ेंगे एसिड के गुण क्या क्या होते हैं, वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण। तो जितने अभी तक हमने उसमें पढ़ा कि स्वाद खट्टा, नीले को लाल करना, ठीक है, जलीय विलयन में ये त्यागना, वैसा, ये सभी हमारा क्या था? भौतिक गुण था। अगर आप उसको भौतिक गुण में इंक्लूड कर देंगे तो वो एकदम पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो हमारा बेसिक मेन मोटो है हमको पढ़ना कि इन एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इन अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे। तो अभी इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। तो हम पहले भौतिक गुण भी लिख देते हैं, पहले भौतिक गुण लिख लें ताकि आसान रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो ये पहला गुण इनका खट्टा, खट्टा होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद खट्टा। दूसरा, ठीक है, अगर हम इनको जलीय विलयन में, जल में मिलाते हैं तो उसका जो जलीय विलयन होता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कर सकते हैं, यानी वो जलीय विलयन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको दूसरे पेज से लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इनका, अगर इनको हम जलीय विलयन में मिलाएंगे, जलीय विलयन इनका क्या हो जाता है? जब भी हम इनको जलीय विलयन में मिलाते हैं, जलीय विलयन में मिलाएंगे तो उस जलीय विलयन का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जलीय विलयन में मिलाने से उसका ताप क्या हो जाता है? अम्ल को मिलाने से उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ जाता है। आप ये जनरल, आप ये सारी चीजें आप रफ में लिख लिया करिए, बाकी आपको इस सारे क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से अच्छे से डाउनलोड करके या तो उसको लिख सकते हैं या उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग वो जाएगा। उससे अच्छा कि आप उस 4 पेज 5 पेज जो भी वो पेज होंगे, आप उसको अपने मार्केट से कहीं भी जाके प्रिंट आउट करा सकते हैं और उसको एक नोट्स के रूप में रख के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप जो ये क्लास कर रहे हैं इसको आप लिखते रहिए। जैसे ये होता है कि केवल अगर आप बिना कॉपी पेन के हिसाब से अगर लिखेंगे, ऐसे बस देखेंगे, तो वो चीजें ज्यादा तक माइंड में नहीं रहती है। आप देखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे तो वो बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करिए जब भी आप किसी भी क्लास को, मेरे क्लास को या कहीं भी आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो या क्लास में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि नहीं आप मेरे ही क्लास को बस लिखिए और किसी क्लास को नहीं, नहीं, सीधी बात है। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, आप अगर क्लास में हो तो क्लास में कोई बात नहीं, कोचिंग, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग में, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो वहां आप अगर किसी भी क्लास को पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, साइंस का कोई मैथ हो, मैथ तो ऑब्वियसली आपको लगाना पड़ेगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप वो पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी टीचर्स, कोई भी टीचर्स हो, हम हो चाहे कोई भी हो, अगर वो उस चीज को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने से ये फायदा आपके लिए होता है कि आप वो चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसको लिखते हैं।
ठीक है, जब लिखते हैं और बाद में फिर आप उनके द्वारा दिया गया जो भी नोट्स होगा जब उसको लिखेंगे तो आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब सोचिए 50% क्लियर हो गया, अब 50% क्लियर होने के बाद बाकी के बचा बस 50%, वो आप आसानी से रट के याद कर लेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में समझेंगे सही है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में आपको नंबर गेन करने के लिए आपको रटना तो पड़ेगा। रटने का मतलब है कि जो भी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें वो लिखेंगे, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि आपका वाइवा एग्जाम तो हो नहीं रहा है, रिटेन लिखित एग्जाम हो रहा है। तो लिखित एग्जाम में, रिटेन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मैटर प्रोवाइड कराना पड़ता है उस कॉपी पे, ठीक है। तो ये आप पहले ही कोशिश किया करिए कि किसी भी की क्लास कर रहा है, अगर ये मेरी इस टाइम क्लास कर रहा है तो अगर आप कॉपी अगर पेन नहीं लिया है तो प्लीज अभी जाइए, वीडियो को पॉज करिए और अभी तुरंत जाइए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर उसके पहले का भी जस्ट जो पढ़ाया गया वो अगर आपने नहीं लिखा है तो पीछे उसको बैक करके वापस उसको नोट डाउन करिए और फिर आगे पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू करिए। अब हमने कर लिया कि दूसरे होते हैं कि जिनका जली विलयन अगर इनको जल में मिलाएंगे तो इनका ताप, उस जली विलयन का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे पेन से इसको लिखते हैं जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, इनका जो जलीय विलयन होता है, इनका जलीय विलयन क्या होता है, जलीय विलयन विद्युत उसमें हम विद्युत आसानी से क्या हो सकती है, विद्युत चालक होता है, विद्युत चालक का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। यानी अगर किसी जलीय विलयन में, जल में अगर हम एसिड मिला दें, ठीक है, जैसे अगर हम किसी जल में, स्वच्छ जल है, अगर उसमें हम नींबू के 2-4 बूंदे डाल दें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कभी प्रयोग मत करिएगा, या इसके अलावा भी आप जल में भी ऐसा कभी कुछ ना करिएगा, ठीक है, हमारे लिए हो सकता है कि नुकसान हो जाए, ठीक है। बस इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर रखिए कि अगर इनका अम्ल को जल में मिला दिया जाए तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे भौतिक गुण है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। यानी हमारा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा पहला प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, पहला अम्ल क्या होंगे, अम्ल धातुओं से क्रिया, अम्ल जो होते हैं वो धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, ये तो हेडिंग आपको बताया जा रही है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। 2 नंबर में पूछ देगा कि क्या होता है कि जब धातुएं क्रिया करती हैं अम्ल के साथ तो उसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देख लेंगे कि जब अम्ल धातुएं से क्रिया करेंगी या धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, यानी जब भी धातु, ठीक है, जब भी धातु अम्ल के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, अब क्रिया करेगी, तो वो क्या बनाएगी, हमारा हम कह सकते हैं H2O। हर मामले में H2O गैस को क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी, हाइड्रोजन गैस को निकालेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हमेशा निकालेगी। यानी धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो सामान्य इक्वेशन समझाने के लिए, अब मान लीजिए कोई धातु है, जैसे हमारा लिखा है जिंक, ठीक है, जिंक, इसको हम जिंक कहेंगे। अब वो क्रिया करती है H2SO4 से, H2SO4 से, ठीक है, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्रिया करेंगी तो आपने पहले चैप्टर में आपने जरूर देखा होगा, जितनी सारी रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं हैं वो सभी पहले चैप्टर में हमने पढ़ा दिया था। अगर आप वो ने नहीं पढ़ा है तो वो आप इस क्लास के बाद आप जरूर उस क्लास को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास 1, 2 करके सारी क्लासेस मिल जाएंगी रासायनिक अभिक्रिया की, उसमें आप देखेंगे तो अच्छे समझ आए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी बेसिक चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन देखेंगे, ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन को त्यागेगा ही, कुछ भी हो इसको हाइड्रोजन को हटाना है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि हम अगर किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सीरीज में, इलेक्ट्रो सीरीज में
ठीक है। अगर हम देखें तो जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है। ये सारी चीजें हम चैप्टर 3 में पढ़ लेंगे, बस बेसिक जान लीजिए कि जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, और हाइड्रोजन से जब ऊपर स्थित होगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ये किसी भी के साथ रिएक्ट जल्दी करेगा। ठीक है, तो अभी इसने हाइड्रोजन के साथ सल्फेट था, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा हटो, अब तुमने बहुत इसके साथ रह लिया, अब हमारी बारी है। ठीक है, तो ये उसको विस्थापित करेगा और उसी विस्थापन में ये जिंक क्या हो जाएगा, H2S, ठीक है, SO4 के साथ ऐड हो जाएगा और प्लस हमारा H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा ना कि यहां पे हाइड्रोजन विस्थापित हो रही है, यानी सीधी बात है कि धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगी। ठीक है, यानी यहां जिंक और H2SO4 आपस में मिले तो जिंक सल्फेट बना और ये हाइड्रोजन बना। इसका नाम भी आप अगर लिखना चाहें तो जिंक सल्फेट लिख सकते हैं। और एक चीज और, बच्चे अक्सर इन सभी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम जो होता है वो लिख नहीं पाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीजन होगा, आप अपने खुद को ऑब्जर्व करिएगा कि आपको क्या 1 से जो 30 तक तत्वों के नाम है वो क्या याद हैं। 50% बच्चे ऐसे होंगे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के तो नहीं, यूपी बोर्ड या कोई भी बच्चे होंगे, वो 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनको 1 से 30 तक के तत्वों के नाम सीरीज से याद नहीं होंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से लेके हमारे निकल तक उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि कौन किस समय, अगर ऐसे पूछे अच्छा 10वें नंबर पे कौन है, 12वें नंबर पे कौन है, 5वें नंबर पे कौन है, उनको नहीं पता होता है। ठीक है, अब सोचिए जब आपको मेन फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीज नहीं पता है, तत्वों के नाम नहीं पता है, उनके संकेत नहीं पता है, तो आप बताइए अभी ये छोटा सा हमारा एक कंपाउंड है, इसका हम रासायनिक नाम कैसे लिखेंगे, केमिकल नेम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप अपनी कमी करिए। केमिस्ट्री जानते बच्चों को क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि उनको बेसिक चीजें, कुछ फंडामेंटल चीजें पता ही नहीं होती है। ठीक है, अब वो जो भी रीजन हो वो ही बता सकते हैं, तो फिर भी हम अपनी उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। अब हम बड़े धीरे धीरे क्लास 10 में आ गए, तो क्लास 10 में कम से कम नेसेसरी पार्ट होता है कि उनको 1 से 30 तक तो याद ही होना चाहिए तत्व के नाम। अगर आपको 1 से 30 तक याद है तो आप देखेंगे कि अगर आप उसका नाम नहीं अभी लिख पाए, लेकिन फिर भी उन आपको सभी तत्वों की पहचान हो गई रहेगी कि हाँ, तब कोशिश बेसिक चीजें, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर तत्वों के नाम याद रहेंगे तो आप एक आइडिया बताएंगे कि इसमें से कौन सा नाम हो सकता है, कौन सा नाम हो सकता है, तो ज्यादातर आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि आप वो क्वेश्चन को सही कर जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको ये 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद कर लें। अगर एक चीज और है कि अगर नहीं याद है तो आज जरूर कोशिश करिए, प्रण ले लीजिए कि हमको 1 से 30 तक याद करना है। हम नहीं याद कर पाएंगे 1 से 30 तक, हमें पता है, लेकिन हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अरे आज 5 याद कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी के साथ, आज 5 एकदम लोअर रखते हैं, 1 से 5 आज, 6 से 10 अगले दिन, 11 से 15 अगले दिन, 16 से अगले 20 दिन। ठीक है, तो 5-6 दिन में, 6 दिन में आप देखेंगे कि 5-5 के कंपैरिजन में आप सारे 1 से 30 तक याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक साथ 1 से 30 तक याद करने की कोशिश करिए। जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में याद हो जाए तो ऐसे याद करने की कोशिश करिए। तो आप जब भी ये चीजें याद करेंगे तो देखेंगे कि आपको ये चीजें याद होगी। हर टाइम याद करने की कोशिश करिए, कहीं भी मार्केट में रहिए, कहीं खेलते रहिए, ऐसे याद, आपस में दोस्तों के साथ कंपटीशन बनाइए। आप दोस्तों के साथ कंपटीशन बनाने के बाद अपने दोस्तों को तुम 10 याद करके आओ, मैं 10 के याद करके आओ। ठीक है, जब दोनों आपस में कहेंगे तो वो कंपटीशन जब दो लोगों के बीच होता है ना, तो एजुकेशन यानी पढ़ाई जो हमारी होती है, अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा होता है, और हर टाइम हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कि ये कोशिश करते हैं कि हम उससे आगे निकले, वो सोचेगा हम उससे आगे निकले। इस होड़ में दोनों का फायदा हो जाता है। ठीक है, और दोनों सीख जाते हैं। तो आप जरूर ये चीज करिएगा कि 1 से 30 तक का आप याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपके पास 1 से 30 तक उसी बुक्स में मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिला होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1 से 30 तक इंग्लिश नेम, हिंदी नेम विद संकेत, आपको सभी एलिमेंट्स तत्वों के नाम आपको 1 से 30 तक प्रोवाइड किए दिए गए रहेंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप अब इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा हम लिख लेते हैं, फिर मिटाया जाएगा। अब है कि Mg प्लस HNO3, ये हमारा क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब मैग्नीशियम HNO3 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वही बात होगा कि हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। ठीक है, तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर हम इसको रेड पेन से इसका नाम लिख लें, अब देखेंगे यहां हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहां हम 2 बस अगर लगा दिए,
तो सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें देखेंगे कि ये धातु है, ये हमारा अम्ल है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, ये बना दिए। और वहां देखेंगे मेन चीजें हमारी क्या है कि हाइड्रोजन गैस उन्होंने विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस हैं जब भी कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है। ठीक है, इसका जल्दी से इसको उतार लीजिए, अब हम मिटा देंगे। इसमें ऐसा कोई नाम, इसका तो आप नाम जानेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन वो नाइट्रिक एसिड है तो यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सारी हमारी अभिक्रियाएं क्या हैं, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम मिटा देते हैं। हमने पिछली क्लास में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो पुरानी क्लासेस को जरूर देखिएगा। अब है हमारा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्पेशली ये बनाते हैं लवण एवं जल। क्या बनाएंगे, जल, लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, जब भी ये क्रिया करेंगे लवण एवं जल बनाएंगे, साथ में हम CO2 भी लिख सकते हैं, CO2 गैस भी निकलती है। ठीक है, मेन चीजें हमें यही याद रखना रहेगा कि लवण एवं जल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिख लेते हैं, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसी में मिक्स हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, Na2। अब हम बात करें कि Na2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, Na2 क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे देखिए ये हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट, यानी सोडियम क्या है, धातु है, और CO3 कार्बोनेट है। तो ये हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम लिख लीजिए, रेड पेन से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अब देखिए ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको हम फिर ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा गैस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे NaCl क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ये वाटर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई धातु कार्बोनेट किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विस्थापित करेंगे। तो यहां देखेंगे ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह देंगे कि कोई भी धातु कार्बोनेट जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, ये हमारा रिएक्शन बताएगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एक और हम लिख लेते हैं CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होगा। इसको भी फटाक से नोट करिए, इसमें नाम वाली बात नहीं, कई बार आ चुका। कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम सल्फेट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, उतार ली हो गया आपने। अब हम मिटा देते। तो ये हमारा रहा कि अम्ल का धातुओं के साथ क्रिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सिंपली कि क्या होगा जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगी, किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें से आप किसी भी दो में से एक का रासायनिक समीकरण दे दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, अब हम दूसरा लिख लेते हैं,
दूसरा अगला होगा तीसरा, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ऑक्साइड से क्रिया। अब ऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन होगा, तो जैसे धातु ऑक्साइड CaO, इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा पेन यूज कर सकते हैं हम ये क्रिया करेगा HCl से, HCl से क्रिया कराएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो जब भी ये क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? CaCl2, CaCl2, ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा आसानी से फॉर्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सारा इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अम्ल है, और ये हमारे क्या है? धातु ऑक्साइड है। तो जब भी कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु क्लोराइड। ठीक है, या ये धातु सीधे कर सकते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और ये जल बनाएगा, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ क्रिया करेगा तो फटाक से लिख लीजिए। और इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब होता है, इसको क्षारीय ऑक्साइड पढ़ेंगे जब हम आगे, जस्ट इसके बाद क्षार पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें ये चीजें जरूर देखेंगे, कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो अब ये मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, एक और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करें तो क्या बनाएंगे? धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? के साथ क्रिया। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई बाइकार्बोनेट क्या हो, NaHCO3, इसको हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम लिख लीजिए जरूर, ये हमारे में पूछा जाएगा, अभी देखेंगे आगे जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये जरूर मिलेगा कहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, इसको रेड पेन से लिख देते हैं फटाक से। ये क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, यानी कोई भी धातु जब बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी क्या बनाएंगे? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबका नाम लगभग आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, बस इसमें यही नया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी था, इसको भी फटाक से आप नोट करिए। अब हम इससे जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ते हैं, हम कुछ अम्लों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, अम्लों के नाम देख लेंगे, अम्लों के नाम। ठीक है, अम्लों के नाम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला हो जाएगा HCl, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा अगर बात करेंगे तो H2SO4, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा बात करें HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये जो तीनों अम्ल हैं, यही अम्ल हमारे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल, अब कई बार आप सोचेंगे कि प्रबल अम्ल है क्या,
तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं ना, सिंपल, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो पूरी तरह से अपने हाइड्रोजन को त्याग देंगे, पूरी तरह से हाइड्रोजन को त्याग करते हैं, आसानी से त्याग कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से, सिंपल भाषा में कहें कि वे अम्ल जो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो आसानी से अपने आयन, हाइड्रोजन आयन को त्याग देते हैं, आसानी से त्याग देंगे तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। ये कुछ प्रबल अम्ल के नाम है HCl, H2SO4 और HNO3। अब कई बार बात कर लिया जाता है कि इनके क्षारकता को पूछा जाता है कि क्षारकता क्या क्या होगा, ठीक है, यहां लिख देते हैं क्षारकता। तो क्षारकता का मतलब होता है, ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार पूछा जाता है कि क्षारकता क्या होता है। क्षारकता का मतलब सिंपल समझिए कि किसी भी अम्ल के एक अणु में, कितने अणु में, एक अणु में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसी को उसकी क्या कहते हैं, क्षारकता कहते हैं, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्षारकता का मतलब क्या है कि एक अणु में हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, एक अणु में हाइड्रोजन की संख्या, देखिए दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक अणु में हाइड्रोजन की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाएगी। तो पूछा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्षारकता कितनी है उसकी, तो उसकी क्या है, क्षारकता 1 है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। H2SO4 में देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी है, 2 है। इसमें कितना है, तो इसमें भी ऑब्वियसली 1 है, इसकी क्षारकता 1 है। तो ये हमारे प्रबल अम्लों के नाम है, उनके रासायनिक नाम, ये उनका सूत्र, ये उनकी क्षारकता। क्षारकता को बता दिया कि किसी भी अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन की संख्या है, उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगी, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाएगी, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ दुर्बल अम्लों के भी नाम देख लेते हैं, ठीक है, और उनकी क्षारकताओं के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं, ये हमारे कैसे रहेंगे, ये हमारे दुर्बल अम्ल रहेंगे, ठीक है, कैसे अम्ल रहेंगे, दुर्बल अम्ल रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा CH3COH, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके अलावा हम लिख सकते हैं H2SO3। अब यहां कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, अरे H2SO3 कैसा है, वो हम लगा रहा था H2SO4 और ये हमारा H2SO3, तो उसका नाम था सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। उसके अलावा और भी सारे हैं, H2 नहीं, हाँ, H2CO3, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल है, H3PO4 भी बोल सकते हैं, H3PO4 भी बोल सकते हैं, जिसको हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ये दुर्बल अम्ल क्यों है, तो इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन बड़ी धीरे धीरे त्यागते हैं, ठीक है, पूरी तरह से नहीं त्यागेंगे, जो जल्दी से त्यागते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो धीरे से त्यागते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ दुर्बल अम्ल को नाम। अब यहां से अगर हम उनकी क्षारकता पढ़ लें, क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्षारकता, तो मैंने क्षारकता बता दिया था। क्षारकता क्या होता है कि किसी भी एक अणु में, किसी भी अम्ल के एक अणु में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो अगर हम इसमें देखें कितने हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पे, अगर हम देखें तो इसकी क्षारकता कितनी है, 1 ही है। अगर इसमें हम देखें तो इसकी क्षारकता कितनी है, 2 है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी क्षारकता कितनी है, 2 है। और इसमें देखें तो इसकी क्षारकता कितनी है, 3 है। इसमें एक्चुअली में 2, 1 नहीं, इसमें भी 3 ही है, ठीक है, इसमें 3 हो गई। तो ये कुछ हमारी क्षारकता है, ये दुर्बल अम्लों के नाम है, उनके रासायनिक नाम है, इसको भी फटाक से नोट डाउन करिए। उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, बहुत अच्छी चीज है, कि जैसे हम देखते हैं ना, ये कंसंट्रेटेड अम्ल है, ये डायलूट अम्ल है, यानी सांद्र है, और ये तनु है, तो इसका क्या मतलब निकलता है वो भी थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं। अब कुछ अम्ल होते हैं, जैसे लिखा जाता है सांद्र अम्ल, सांद्र है वो, ठीक है, और
कुछ के आगे लिखा जाता है ये तनु है। शांत का मतलब है कंसंट्रेटेड है, ऐसे लिखा जाएगा शॉर्ट में, और इसको डाइल डॉट करके लिखा जाएगा, डाइल्यूट लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सांद्र का मतलब होता है कि अगर किसी अम्ल को किसी जल में मिलाया जा रहा है, अगर अम्ल को किसी जल में मिलाया जा रहा है, तो अगर जल की मात्रा कम है अम्ल के कंपैरिजन में, अगर जिसको अम्ल को जिस जल में मिलाया जा रहा है, तो अम्ल अगर हम ज्यादा मिला दें और जल की मात्रा कम हो जाए, तो वो जो विलयन हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा सांद्र, यानी कंसंट्रेटेड अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारा जल की मात्रा ज्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है उस विलयन में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। जैसे आप एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, एक आप नॉर्मली आपको घर पे जूस बनाने के लिए कहा गया, जूस का मतलब बताया कि जैसे पानी में नमक चीनी मिलाने का, तो अगर पानी में नमक चीनी की मात्रा कम है तो नॉर्मल अपने स्वाद के अनुसार अपने, अगर बहुत ज्यादा डाल दे, कहते हैं कितना मीठा बना दिया, कितना, जैसे चाय को देखा जाता है, चाय कम चीनी डालेंगे तो नॉर्मल, बहुत ज्यादा चीनी डाल दिए तो कहते हैं अरे यार कितना मीठा बन गया, या कम चीनी डाल दे, एकदम चीनी नहीं डाले हो क्या, ऐसे बोला जाता है ना। तो ठीक वैसे समझिए कि सांद्र अम्ल किसे कहेंगे, अगर अम्ल को किसी जल में मिलाया जा रहा है, अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो सांद्र है, कंसंट्रेटेड है। अगर अम्ल की मात्रा जिस जल में मिलाया जा रहा है वो कम है, जल की मात्रा से अम्ल का मात्रा कम है, तो वो क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। सिंपल बेसिक चीज है। अब इसको आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिटा के आगे कुछ पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अम्ल का कुछ उपयोग भी होता है, ठीक है। अम्ल का उपयोग, यूज ऑफ एसिड, उपयोग क्या होगा, ठीक है, अम्ल के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अगर हम एक पहले अम्ल की नाम ले लें, HCl, ठीक है, HCl का यूज कहाँ क्या होता है, तो इसका उपयोग हम क्लोरीन गैस बनाने में भी कर सकते हैं, क्लोरीन गैस बनाने में या क्लोराइड बनाने में, गैस बनाने में, गैस बनाने में, ठीक है, क्लोरीन गैस बनाने में पहला, या क्लोराइड बनाने में, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, ठीक है, उसके कपड़ों को रंगाई के लिए कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है, कपड़ा उद्योग में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं HCl के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे H2SO4 का यूज कहाँ किया जाता है। H2SO4 का भी यूज कहाँ किया जाएगा, दो यूज है, जल्दी से लिख लीजिए। अब H2SO4 का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है बैटरी में, जो लेड की बैटरियां होती हैं ना, लेड की बैटरीज होती है, लेड बैटरीज में, लेड बैटरियों में, ठीक है, लेड की बैटरी में भी हमारा क्या यूज होता है, H2SO4 होता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो इसका काम पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में भी, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगला जो एसिड रहेगा वो है HNO3, ठीक है, क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग हम पहले कह सकते हैं सोने चांदी के जो भी आभूषण होते हैं, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में भी HNO3 का यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में मम्मी दीदी जो भी होंगी, अगर वो कोई भी आभूषण या पायल वायल पहनते होंगे, तो पायल गंदा हो जाने के बाद वो किसी सुनार के पास ले जाया जाता होगा और उसको क्लीन करके लाया जाता होगा, तो वो जिसमें क्लीन करते हैं वो यही HNO3 ही होता है, ठीक है। उसमें आसानी से चांदी सोना कोई भी आभूषण रहेगा वो क्लीन हो जाता है, अच्छे से साफ हो जाता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं दूसरा कह सकते हैं इसका जो उपयोग होता है HNO3 का, वो उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी किया जाएगा, उर्वरक बनाने में उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। तो ये आप दो एग्जांपल लिख देंगे, ये हमारे लिए परफेक्टली बहुत पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, क्षार के बारे में, ठीक है। जल्दी से मिटाइए, लिखिए, फिर मिटा देते।
अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्षार, ठीक है। तो दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा क्षार यानी बेस, ठीक है। अब देखिए एक बात यह है कि जब आपने अम्ल पढ़ लिया है तो अगर इसके बाद अगर आप क्षार पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से ये समझ जाएंगे, क्योंकि अम्ल में लगभग अम्ल जैसे था, जितनी भी चीजें अम्ल के बारे में पढ़े उतनी ही सारी चीजें हम बेस के बारे में पढ़ेंगे उसी तरह की, लेकिन हम ये जल्दी जल्दी समझ आएगा, क्योंकि ये समझिए दूसरा बार रहेगा। पहले बार हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, जब क्षार पढ़ रहे हैं ना तो क्षार को इतनी जल्दी से समझ आएगा, पढ़ेंगे और पता भी नहीं चलेगा अरे क्षार खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले आपने अम्ल को पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लिए क्षार पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्षार की बात करें तो हम सिंपल जैसे अम्ल को कहते हैं कि जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो उसी तरह क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो अगर हम बात करें जिनका स्वाद क्या होगा, कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है। जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। वे क्या करते हैं, ये अब लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को क्या करेंगे, नीला कर देते हैं, नीला कर देंगे, ठीक है। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जनरल डिफिनीशन है, जनरल परिभाषा है किसका, क्षार का। अब हम बातें हैं आरेनियस के अनुसार, ठीक है। आरेनियस के अनुसार अगर कहें तो क्षार वे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन कराने पे क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक है। क्या देंगे, OH आयन देंगे, यानी OH निगेटिव आयन देते हैं। ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगर हम इनका जलीय विलयन कराया जाए, अगर हम इनका जलीय विलयन कराएं, ठीक है, तो ये क्या देंगे, ये हमारा जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देंगे, ठीक है। OH आयन अगर निगेटिव आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्षार कह देते हैं। ये आर्हेनियस के हिसाब से था, ठीक है। जैसे अम्ल में हमने पढ़ा था जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, उसी तरह बेस में OH जो निगेटिव आयन देंगे, माइनस आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारा क्षार कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्षारों के गुण देख लेते हैं। तो क्षारकों के गुण में अगर हम बात किया जाए कि भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, तो अगर हम भौतिक गुण में देखें तो वे पदार्थ इनका क्या होता है, स्वाद कड़वा होता है। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। इनका जो जलीय विलयन में ये हमेशा क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। तो ये तीन जो मुख्य एग्जांपल है, ये तीनों चीजें इसकी भौतिक गुण भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप समझे रहिएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको सारा PDF में मिल जाएगा नोट्स, वो आसानी से उसमें परफेक्ट नोट आपको मिल जाएगा, उससे आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, जेरॉक्स करा के या जैसे लिख के, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही नोट कर लीजिए, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जिनका जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, ये आर्हेनियस के हिसाब से था, और यही इनका भौतिक गुण भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रासायनिक गुण क्या क्या होता है क्षारकों के, वो हम देखेंगे इसके बाद। तो लिख लीजिए फटाक से, उसको मिटाते हैं। जैसे कई बार हो सकता है कि कहें कि सर इसमें एक वो दिखा दीजिए, जैसे NaOH, Na+ और प्लस OH-। तो यही जो है, यही हमारा क्या है, OH निगेटिव है, इसलिए NaOH क्या है, हमारा क्षार है, ठीक है। बस अब इसे फटाक से नोट कर लीजिए, आपका पूरा। अब देख लेते हैं हम, ये नहीं मिटाना चाहिए था, क्षार बेस के जो है रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेन से मेन हेडिंग लिख लें। अब इसमें हम पहला लिख सकते हैं क्या, धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। अब देखिए धातु से क्रिया का मतलब है कि जब भी ये क्षार किसी धातु के साथ क्रिया कर,
करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखिए, जब भी ये किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो ये भी क्या विस्थापित करेंगे, H2 गैस, अम्ल की तरह ये भी H2 गैस निकालते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देख लें, कुछ ही धातु होती हैं जिनके साथ ये क्रिया करते हैं, जैसे Zn+ और एक लिख लेते हैं NaOH, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा जिंक है, ठीक है। तो इसका हम नाम लिख लेना है, ये पहली बार आया है तो लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, तो ये देखिए ये क्या बनाता है, तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ZnO2 H2 Zn यानी क्या करेगा, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो Na2ZnO2 प्लस H2O गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, क्या नाम बोलते हैं, जिंकेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम जिंकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है, निकल रही है। तो ये हमारा रहेगा धातुओं के साथ क्रिया, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम देख लेंगे कि धातु कार्बोनेट भी है, धातु बाइकार्बोनेट भी है, वो सभी भी हम देखेंगे, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। दूसरा अगर हम देखें, अगर नॉन मेटल यानी अधातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, अधातु से, अधातु से क्रिया, अधातु से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है, ये अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, ठीक है। तो अब इसके साथ देखते हैं क्या होता है, इसको दूसरे पेन से लिखा जाए, ठीक है। अब देखिए, जब ये इसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस इसमें भी क्या निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। यानी ये क्या करेंगे, जब भी हम किसी क्षार, जब भी किसी अधातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारा हम कह सकते हैं कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बनाएंगे, यानी धातु कार्बोनेट हम कह सकते हैं, धातु कार्बोनेट बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अधातु है और ये हमारा क्षार है, ठीक है। तो क्षार जब अधातु के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, ये आपके पास रिएक्शन है। अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ये दोनों एक साथ मिटाते हैं और इसके अब देखिए, अब हमारा सबसे जो मेन है टॉपिक, वही हमें इसका रासायनिक गुण पढ़ना है, वो है वसा के साथ क्रिया, वसा से क्रिया। कोई भी क्षार जब वसा के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, तो देखिए अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा और इसका यूज आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अभी हम देख लेंगे कि कैसे। देखिए जैसे CH हम कह सकते हैं CH2O, उसके बाद हम यहाँ से हम जोड़ लेते हैं COR, ठीक है। इधर भी ये थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा लगेगा, OCOR CH2OCOR, ठीक है। और यही हमारा क्या है, एक तरह का वसा है, या इसको हम कह सकते हैं तेल है, ठीक है। इसके नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये हम जब अगला चैप्टर, लास्ट वाला जो चैप्टर, लास्ट फोर्थ जो चैप्टर है, सेकंड लास्ट यानी चौथा जो चैप्टर है, उसमें हम सभी इन कार्बन, या शायद पांचवा होगा, उसमें हम सभी इन ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं या अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन सभी के नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं तो उनके नाम कैसे कैसे होते हैं, वो हम सभी पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे आईपीएससी के थ्रू। आईपीएससी नेम होता है तो वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे। फिलहाल बस इस इक्वेशन में इतना ही बस जानिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारा NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ, ठीक है। जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, देखिए अब यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है। जब भी कोई वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनेगा और प्लस साबुन बनता है, हाँ वही साबुन जो हम लोग यूज करते हैं। तो एक तौर पे हम ये औद्योगिक विधि भी कह सकते हैं किसी भी साबुन बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारा कोई भी वसा या तेल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी भी क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, साबुन एवं ग्लिसरॉल बनाता है। वही साबुन जो हम अलग अलग ब्रांड्स के, जो भी हम अपनी सुविधा के अनुसार
किसी भी ब्रांड्स का यूज करते हैं साबुन में, ठीक है। वो कोई भी, वो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बस वो समझ लीजिए उन साबुन का जो बनता है वो प्रोसेस वो ऐसे ही बनता है, ठीक है। वो हमारा ऐसे बनता है। तो अगर हम इसका पूरा अब साबुन वाला भी लिखना है ना, तो साबुन वाला इस ब्लू पेन ब्लैक से लिख लेते हैं, ठीक है। अब बनेगा तो देखिए हमारा यहाँ क्या बनेगा, CH2OH, CHOH, CH2OH, और ये जो बनता है यही हमारा है, क्या है, ग्लिसरॉल है। अभी लोग जो समझ रहे थे कि ये साबुन है, नहीं, ये साबुन नहीं है, यही हमारा क्या है, ग्लिसरॉल है। प्लस क्या बनेगा, प्लस हमारा बनेगा, यही देखिएगा, यही जो बनेगा वो हमारा साबुन रहेगा RCOO, हमारा कह सकते हैं RCOONA, ठीक है। यहाँ Na है, Na, हाँ ठीक है, RCOONA, ठीक है। तो यही R क्या है, एक तरह का एल्किल ग्रुप है। R जहां है इसका मतलब हम समझ सकते हैं CH3, कहीं भी एल्किल ग्रुप इसको कहते हैं। वो सभी हम ग्रुप जितना है, OH ग्रुप, COOH ग्रुप, या हम कहते हैं CHO ग्रुप, ये सभी ग्रुप्स हम पढ़ेंगे 4th या 5th चैप्टर में। इसके लिए आपको डाउट नहीं रहेगी, वो सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें आ चुका है, वो चीजें पढ़ाने के चक्कर में ये चीजें छूट जाएंगी, ठीक है। तो वो हमारे चैप्टर में जरूर दिया, अगर नहीं दिया होता तब हम इसको पढ़ा दिया जाता, लेकिन वो चैप्टर जब दिया है तो हम उसको आसानी से पूरी एक सीक्वेंस टाइम में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यही देखें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, सोप यानी साबुन, और ये हमारा ग्लिसरॉल है। तो हमने देख लिया कि जब भी कोई क्षार वसा के साथ या तेल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है और साबुन बनाता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कुछ रिएक्शन इनबैलेंस है, होगा, ठीक है, तो वो हम बैलेंस कर लेंगे। फिलहाल बस इतना ही जानिए, ठीक है। इनबैलेंस चूंकि है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इसको जिस पेन से लिखें उसी पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो इनबैलेंस करना चाहें कुछ नहीं, यहाँ पे आप 3 जोड़ दीजिए और यहाँ पे भी 3 जोड़ दीजिए, आराम से ये रिएक्शन इसको दूसरे से लिखेंगे ताकि पता चलेगा, ठीक है। यहाँ हम दूसरे पेन से लिख देंगे तो ये अच्छे से देखेंगे कि ये पूरी तरह से रिएक्शन सही है, ये हमको उतार लीजिए। और ये जरूर याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जब भी कोई क्षार वसा के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो याद रख रहिएगा वही साबुन जो हम यूज करते हैं नहाने में वो, और प्लस ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है, ग्लिसरॉल बनाएगा। आराम से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट जो टॉपिक है, अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है चौथा, अम्ल के साथ क्रिया करना, ठीक है। अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल से क्रिया, क्षार अम्ल के साथ भी क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछले साल पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं तो देख लेते हैं। अब देखिए कोई भी हमारा अम्ल हो, जैसे NaOH प्लस HCl, ये हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल है, इसको हम लिख देते हैं क्षार, ठीक है। इसका नाम तो कुछ और है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। फिलहाल बस ये जानिए ये अम्ल है। ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ब्लैक से लिख देते हैं। देखिए ये जब करेंगे तो NaCl बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस अम्लों की क्षार के साथ क्रिया ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अम्ल क्षार के साथ या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी अभिक्रिया को हम, इस अभिक्रिया को इस नाम से भी पूछा जा सकता है, उदासीनीकरण को समझाइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आप सीधे कह देंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है एवं लवण एवं जल बनाता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी याद रखे रहिएगा कि अम्ल के साथ क्रिया करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बनाएंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ ये तो रहे हमारे सभी क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है।
तो ये कई बार पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण क्रिया से आप क्या समझते हैं, तो सीधे कह दीजिएगा वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपको पेट में गैस बन जाती है या पेट दर्द हो रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब डाइजेशन पढ़े होंगे तो आप पिछले क्लास में जरूर देखिएगा कि जब आप क्या होता है कि जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्ल होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, तो अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे पेट में क्या होता है, गैस बनना शुरू होता है, दर्द होना शुरू होता है। उसी दर्द को कम करने के लिए हम ऐसी दवाइयों का यूज करते हैं जो बेसिक होती हैं, और बेसिक क्या होता है, अम्ल के साथ क्रिया करता है, और जब क्रिया करेगा तो लवण और क्या बनता है, जल बनाता है। इसलिए आप देखेंगे कि डकार आती है बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसको अब हमने देख लिया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो अब हम इसके बाद कुछ क्षारकों के नाम देख लेते हैं, क्षार के नाम, बेस के नेम, ठीक है। कुछ क्षारकों के नाम देख लेते हैं, जैसे हमारा NaOH, KOH, ठीक है। ये हमारे जो हैं, ये हमारा जलीय विलयन में बहुत ज़्यादा OH निगेटिव देते हैं, पूरी तरह से विस्थापित हो जाते हैं OH निगेटिव में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रबल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार कहलाएंगे। उसके बाद अगर दुर्बल क्षार के नाम की बात की जाए तो ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना, तो NH4OH, ठीक है। उसके बाद CaOH का होल्ड वाइज भी हमारा क्या है, दुर्बल क्षार है। ये हमारे क्या है, दुर्बल क्षार, ठीक है। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो क्षारके के नाम हैं, ये भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है। अब ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सारा चीज, जो भी कुछ बचा है, ये हमारा लवण बचा है, उसके अलावा कुछ इंडिकेटर सूचक बचे हैं, उसके अलावा हम pH स्केल के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी हमारे सिलेबस में 4 लवण को रखा गया, सॉल्ट को रखा गया, वो जैसे व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, धावन सोडा है, ये सभी 4 हैं, प्लास्टर पेरिस है, ये सभी हमारी कल की क्लास में ये सारा हम कवर करके ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास भी शेयर करिएगा जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी उनके घर पे फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं, तो वो चाहें तो ऑनलाइन भी अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे इस चैनल पे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जो 10th की क्लास में पढ़ रहे हो और वो एलिजिबल नहीं है किसी भी बाहर की कोचिंग में जाके पढ़ने में, या उनके उस क्षेत्र में वो कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम सभी का ये एक उद्देश्य, एक मकसद है, एक लक्ष्य है कि हम उन बच्चों के पास पहुंचे जिन बच्चों के पास हम एक अच्छी एजुकेशन मुफ्त में नहीं मिल पा रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कराने की कोशिश। आज बस हम यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। आप इस क्लास को पढ़िएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हेल्प करिए हमें ग्रोथ होने में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत।